नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जो करंट अफेयर्स का अभी हमने स्टार्ट किया है, 10 नंबर का करंट अफेयर्स आपके पीईटी एग्ज़ाम में कवर करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आसानी से नंबर पाए जा सकते हैं क्योंकि लिमिटेड फैक्ट हैं और बहुत सारे फैक्ट तो डेली लाइफ में हम लोग सुनते ही रहते हैं। तो 10 में से आप ये समझिए कि 9 या 8, यदि 8 से कम आपके नंबर इसमें आते हैं तो आप 80 वाला जो एक मार्क है ना कि 80 नंबर आपको लाने ही हैं इस बार। यदि आपको जो भी वैकेंसीज निकलेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसमें मेन एग्ज़ाम के लिए आपको मतलब कट ऑफ में आए, उसी के लिए 80 के आसपास तो आपको आना ही चाहिए। तो ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। टाटा मोटर्स ने फोर्ड के किस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अधिग्रहण के लिए एमओयू साइन किया है? एमओयू को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में बोलेंगे समझौता ज्ञापन। तो फोर्ड मोटर्स तो इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर समेट के चली गई है, तो उसका जो प्लांट है साणंद में, उसको अब टाटा मोटर्स ने अधिग्रहण के लिए एमओयू साइन किया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की कितनी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है? इस समय गवर्नमेंट पूरा डिसेंट्रलाइजेशन के मूड में है कि मतलब जो भी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वहाँ पे जो सरकार है अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसमें सरकार ने 29.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हुए दोनों। अगला है, अडानी ग्रुप ने किन सीमेंट कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है जिससे वह देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप बन गया है? ये भी न्यूज आई थी। तो अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और एसीसी सीमेंट लिमिटेड, दोनों के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। इन दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है और ये दोनों कंपनियां होलिसम ग्रुप की कंपनियां हैं। तो इससे अडानी सेकंड मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादक कंपनी ग्रुप बन जाएगा इंडिया का। अगला है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो कोविड-19 महामारी आई थी मतलब उसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कब तक हो सकती है? तो ये 2034-35 तक आप समझ लीजिए, लगभग भारत 15 वर्ष से मतलब नुकसान हुआ है। 2034-35 तक हम लोग इससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे। अगला है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB शॉर्ट में बोलते हैं, ने इनोवेटिव सॉल्यूशंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है फिनक्लुएशन। आरबीआई ने बिना एटीएम से कार्ड कैश निकालने के लिए किस नई सुविधा को प्रस्तावित किया है? तो ये यूपीआई है। यूपीआई के थ्रू आप बिना एटीएम से कैश निकाल सकते हैं बिना पिन कार्ड के। आरबीआई ने बाजार में बढ़ी हुई नकदी को सामान्य करने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? तो ये है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रुपे कार्ड जारी करने वाले देश आपको याद रखने हैं, भूटान, सिंगापुर, UAE, नेपाल। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश ने रुपे कार्ड जारी किया, या ऐसा भी बन सकता है ऑप्शन में दे सकता है किस देश ने रुपे कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। धीरे धीरे UPI और रुपे कार्ड है ना, दुनिया के अलग अलग देश इसमें ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दे रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अप्रैल 2022 में एक व्यापार समझौता हुआ है, इसका नाम पूछा गया है। तो ये है ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, जापान ने भारत में अगले 5 वर्षों में कितनी रकम के निवेश का ऐलान किया है? जापान अगले 5 वर्ष में भारत में $42 बिलियन US डॉलर की बात हो रही है, इतनी रकम यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ब्याज दरें घटाकर कितनी कर दी हैं? तो सीधा आएगा कि EPFO की करेंट ब्याज दर कितनी है, तो वो है 8.1%। EPFO की ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। भारत ने पश्चिम बंगाल में सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज की सहायता के लिए वर्ल्ड बैंक से कितनी रकम के RBRD लोन का समझौता किया है? वर्ल्ड IBRD और IMF है ना, ये वर्ल्ड बैंक के ये दो हाथ समझ लीजिए, दो पार्ट हैं इसी के। तो ये लोन जो समझौता हुआ है पश्चिम बंगाल में सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए
$125 मिलियन का। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों की भूमि के मोनेटाइजेशन के लिए किस कॉरपोरेशन के गठन की मंजूरी दी है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की PSUs हैं या एजेंसीज हैं, तो उनकी जो भूमि है खाली पड़ी है तो उसका भी यूज करने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया है, वो है NLMC, नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया पॉइंट, RBI ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मतलब टच फ़ोन जिसके पास नहीं है वो भी जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उससे पेमेंट कर पाएगा, तो वो है UPI 123 पे। वो दीजिए UPI 123 पे 1 2 3, इसमें नंबर चेंज कर देगा लेकिन 1 2 3 सीरियल से हैं, याद रखना है। भारत और UAE के मध्य फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो है CEPA। जो CEPA है ना, ये एक्चुअल में सही मतलब मेन एडवांस लेवल का एग्रीमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, जो अभी मैंने बताया है, उसका अगला स्टेज है ना जो, वो है ये CEPA। अगला है सेबी के अनुसार हिमालय के योगी के निर्देश पर स्टॉक एक्सचेंज चलाने वाली NSE की पूर्व MD और CEO, ये भी न्यूज़ में आई थी खबर की ये जो NSE की पूर्व MD और CEO रही हैं, वो हिमालय के किसी योगी के आधार पे कुछ निर्णय इन्होंने लिए थे। काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैटर है ये, न्यूज़ में जो आया था। वो है चित्रा रामकृष्णन, ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी पूरी MD और CEO रही हैं। गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की है, तो ये है एयरटेल। अभी कुछ दिन पहले आया था कि गूगल ने जियो में भी $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। ये शायद 6 महीने साल भर पहले की न्यूज़ है। तो आप समझ लीजिए जो बड़ी कंपनियां हैं वो दोनों तरफ खेलती हैं, कोई भी एक क्लास में जाएगी उससे फ़ायदा इनका ही होगा। MeitY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ने वर्ष 2026 तक कितनी रकम के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का सालाना लक्ष्य का रोड मैप जारी किया है। मतलब 2026 तक भारत ने कितने रकम के इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उसके प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है वो रखा है, वो है $300 बिलियन। $300 बिलियन ऐसे ही पूछेगा। टाटा ग्रुप की किस कंपनी ने एयर इंडिया को ख़रीदा है। टाटा ग्रुप ने तो ख़रीद लिया एयर इंडिया को, लेकिन टाटा ग्रुप की कोई कंपनी है उसने ख़रीदा होगा, तो वो है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। अगला पॉइंट है, भारत को वर्ष 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है। तो भारत को $256 बिलियन जो कर्ज है वो चुकाना है। भारत ने अलग अलग संस्थाओं से जो कर्ज ले रखा है तो उस पर हर साल ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस बार जो ये राशि है वो है $256 बिलियन। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास, तो ये आराम से चुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका वाली स्थिति नहीं आएगी, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। सरकार ने किसी निजी टेलीकॉम कंपनी के 35.8 हिस्से को खरीदने का फैसला लिया। किसी नहीं होगा यहाँ पे, आप किस कर लीजिए, किस, तो वो है वोडाफोन आइडिया VI। इसमें सरकार 30.5.8% हिस्सेदारी खरीदेगी। अब ये हिस्सेदारी इसलिए खरीद रही है सरकार क्योंकि सरकार का इन पे बकाया था और ये कहीं हम पे नहीं कर पाएंगे, तो सरकार ने बोला चलो हम इतने रुपए की जो हिस्सेदारी है वही खरीद लेते हैं। सरकार ने टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र पर AGR ब्याज के 850 करोड़ रुपए के बदले कितनी हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया। लो यही मामला इसमें भी आ गया। 850 करोड़ ये टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र नहीं चुका पा रहे, तो सरकार बोली चलो हम इसमें इक्विटी खरीद लेते हैं। इसको इक्विटी बोलते हैं, हिस्सेदारी। तो ये है 9.5%। बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। मतलब कि स्पेंडिंग की बात हो रही है, तो जो स्पेंडिंग है वो 39.44 लाख करोड़ रुपए है। 40 आप याद रखिए, हो सकता है लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा भी पूछ ले, तो 40 से थोड़ा कम दिमाग में रखिए, 39.5 के आसपास, 39.44 लाख करोड़। तो जो पिछले साल ये था वो था 37.7 लाख करोड़ रुपए।
बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। दूसरा है कि जो अभी बजट 2022-23 का पास हुआ था उसमें जो फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा है उसका अनुमान कितना है, तो वह 6.4%। अनुमान नहीं, लक्ष्य की बात की इस साल हमको फिजिकल डेफिसिट कम करना है। फिजिकल डेफिसिट ये होता है कि जो गवर्नमेंट ने बजट तैयार किया है उस पर कितना खर्च करेगी और इसके पास पैसा कितना है, तो जितना पैसा नहीं है उसके लिए कहीं से ये लोन लेगी, तो वही फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा 6.4%। 2021-22 में 6.9% था, तो इससे का 0.5% ये लोग कम करने का एम है। और 2026 तक का एम है कि इसको जो फिजिकल डेफिसिट है ये 4.5% लाएंगे, इसका लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े रखे जाते हैं अपने यहाँ, और टाइम से पूरे हों तो बड़ा मुश्किल है। बजट 2022-23 में इस वर्ष निवेश मतलब विनिवेश लिखा है, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कितना, मतलब 2022-23 जो अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का जो वित्त वर्ष है, इसमें कितने रुपए के डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है, तो ये 65,000 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 65,000 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल रखा है। पिछले साल ये कितना था, पिछले साल था ये 2.25 लाख करोड़, मतलब 1.75 लाख करोड़। और अच्छा बजट हम लोग ले सकते हैं इस साल कितना, ये है 5.25 लाख करोड़। पिछले साल से लगभग 9.5% की वृद्धि हुई है। पिछले साल था ये 4.78 लाख करोड़। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान अगले कितने वर्षों को अमृतकाल कहा है, तो अगले 25 वर्षों को, मतलब अभी 75 साल हो गए भारत की आज़ादी के, तो अगले 25 साल बाद मतलब जब 100 साल हो जाएंगे उस समय एम रखा जा रहा है कि उस समय तक भारत को एक विकसित मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। जो इस साल का बजट है उसमें ये घोषणा की गई है कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी को एसेट मानते हुए इससे हुई कमाई पर कितना टैक्स लगाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना ही होगा, बिटकॉइन जैसे, तो इस पे जो अर्निंग होगी क्रिप्टो करेंसी से तो उस पर गवर्नमेंट 30% टैक्स लगाएगी। और यदि गिफ्ट भी करोगे आप क्रिप्टो करेंसी, किसी को गिफ्ट कर दें, लेकिन तो उसमें भी बोल रही कि 30% करेंगे। और जो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी काटेगी। TDS होता है स्रोत पर कटौती, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS का फुल फॉर्म है। वर्ष 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब CBDC लॉन्च करने की घोषणा की है। यह किस तकनीक पर आधारित होगा, तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित होगा। बजट में मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस योजना का ऐलान किया गया है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस साल के बजट में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसकी घोषणा की गई है। बजट से अब हट के अब कुछ हम लोग डिफेंस के फैक्ट देखेंगे। DRDO और इंडियन नेवी ने VLSR SAM का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ से दागी गई है, ये मिसाइल है। मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। VL का मतलब है वर्टिकल लॉन्च, जो सीधा ऊपर की तरफ लॉन्च की जाती है। कई तरह की मिसाइल्स होती हैं, तो जो वर्टिकल लॉन्च की जाती है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है। तो ये युद्धपोत से लॉन्च की गई है। और रक्षा मंत्रालय ने कितने BRO कैफे स्थापित करने को मंजूरी दी है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। तो BRO कैफे कितने बनाएगी, 12। BRO में 12 आता है ना, BRO 12 ऐसे याद रखिए। BRO कैफे 12 बनाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 12 BRO कैफे बनाने की मंजूरी दे दी है। लो अगला आ गया बहुत लोगों की दुखती रग पे हाथ रख दिया है गवर्नमेंट ने। सरकार ने तीनों सेनाओं के सैनिकों की भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की थी। अग्निपथ, किसके बारे में किसको नहीं पता। सिपरी की एनुअल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या, तो सिपरी है ना स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो 2022 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत के पास
परमाणु हथियार हैं 160। नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं रसिया के पास और सेकंड नंबर में है यूएसए के पास। नंबर आपको याद नहीं रखे, यहाँ पे दिए गए, बस देख लीजिए। रसिया के पास है 6255 और यूएसए के पास है 5550। एयरफोर्स अपना हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाने वाली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाएगी एयरफोर्स अपना, वायुसेना, तो वो चंडीगढ़ में बनाएगी। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने देश का प्रथम वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर WARDC कहाँ स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये दिल्ली में, और इसके लिए MOU साइन किया गया है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। ये भी एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। उत्तर प्रदेश की किस नदी के नाम से प्रसिद्ध युद्धपोत को भारतीय नौसेना ने मई 2022 में सेवा मुक्त किया है? तो INS गोमती आपको याद रखना है, लखनऊ से याद रखना है कि जो रिटायर किया गया वो नदी लखनऊ से पास होती है, तो लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है, इस तरह याद रहेगा, इसको रिटायर कर दिया गया है। आगे के 3 पॉइंट देख लीजिए आप। इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट, आर्मी की बात हो रही है आर्मी की, तो वो हैं अभिलाषा बराक। एयरफोर्स की हैं अवनी चतुर्वेदी और राफेल विमान की हैं शिवांगी सिंह। तो तीनों नाम याद रखने। आर्मी की हैं अभिलाषा बराक, एयरफोर्स की हैं अवनी चतुर्वेदी और राफेल की हैं शिवांगी सिंह। ऐसे आप याद रखिए। तो दोनों में आ रहा है, आर्मी और एयरफोर्स दोनों के नाम में इनका है ना, अभिलाषा में भी ए आ रहा है और अवनी में भी, लेकिन चतुर्वेदी में उड़ंतीरा, तो उड़ंतीरा भी आ रही है। एयरफोर्स में बिर्रा आता है ना, तो इस तरह से आप याद रखिए। मेरे हिसाब से कुछ भी आप बना सकते हैं, अभिलाषा बराक, अवनी चतुर्वेदी। जब ऑप्शन आएंगे तो आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन दिए हुए तब कन्फ्यूजन होगा। रक्षा मंत्री ने मई 2022 में किन 2 स्वदेशी युद्धपोतों का जलावतरण किया है? मतलब राजनाथ सिंह जी ने। तो ये हैं INS सूरत और INS उदयगिरी। और जो INS सूरत है उसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया था, और जो INS उदयगिरी है इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आर्मी चीफ बनने वाले देश के पहले इंजीनियर। तो जो अभी हमारी आर्मी के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं उनको पूरा, यदि इनका जो पोस्ट है उसको बोलें तो वो है जनरल मनोज पांडे। और जनरल मनोज पांडे इस समय जो हमारी थल सेना है उसके प्रमुख भी हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिनका हाल में अवतरण हुआ है, 6th आखिरी, वो है INS वागसीर। तो इनके बारे में आपको ने तो सुना ही होगा, बहुत लंबा प्रोजेक्ट खींचा ये। फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने डीजल पावर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 6 बनाने का निर्णय लिया था, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट 75। तो जो छठी है वो है वागसीर, उसका जलावतरण हुआ है, आखिरी है ये। रक्षा मंत्रालय ने 3rd पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन मतलब स्वदेशीकरण लिस्ट में किन हथियारों और प्लेटफॉर्म को शामिल किया है? कितने? तो ये हैं 101। और पिछले साल मतलब 2020 में 101 था और 2021 में था 108। अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली अकेली अश्वेत महिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हैं कैप्टन हरप्रीत चंडी। ये जो ब्रिटिश आर्मी है ना उसमें काम करती हैं, कैप्टन हरप्रीत चंडी, इंडियन ओरिजिन की हैं ये। कुछ यहाँ पे अभ्यास दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच कॉर्पेट कॉन्क्वेस्ट 2022। तो भारत और मंगोलिया की आर्मी के बीच, भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच है ये बोंगो सागर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो सैनिक अभ्यास होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच खंजर, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच वरुण, भारत और रूस की नौसेना के बीच पासेक्स, और ये हुआ है पासेक्स कोचीन पोर्ट में। 6 देशों मतलब उसमें भारत भी शामिल था, उनका एंटी सबमरीन समुद्री अभ्यास हुआ है, उसका नाम है सी ड्रैगन। आगे देखते हैं, झारखंड की
किस पहाड़ी पर रोपवे केबल कार दुर्घटना हुई? झारखंड के देवघर जिले में अभी ये भी न्यूज में आया था, सुना ही होगा आप लोगों ने, कि जो रोपवे केबल कार होती है उसमें दुर्घटना हो गई थी। तो ये त्रिकूट पर्वत में हुआ था झारखंड के, तो ये एयरफोर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया था। राष्ट्रपति ने किस राज्य के माधवपुर मेले का उद्घाटन किया? तो जो माधवपुर मेला है पोरबंदर गुजरात में आयोजित होता है। जनवरी 2022 में किस शक्तिशाली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसकी शॉक वेव्स इंडिया और यूएसए सहित कई देशों तक पहुंची? थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन 1 साल तक के आपको करंट अफेयर्स देखने होते हैं। ये है टोंगा, ज्वालामुखी का नाम है ये। बुक दी गई है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। तो ये विनोद राय जी की बुक है। ये पूर्व सीएजी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी कार्य कुछ टाइम के लिए बीसीसीआई को लीड करने के लिए, तो उसके हेड ये थे। इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। बुक का नाम है ना नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, तो नाइट वॉचमैन क्रिकेट में होता है, और माई इनिंग्स विद बीसीसीआई तो मतलब बीसीसीआई से रिलेटेड, तो ये विनोद राय जी हैं। एनिमेटेड ग्राफिक नॉवेल अथर्व द ओरिजिन में किस भारतीय खिलाड़ी ने मुख्य भूमिका में शामिल किया गया है? अथर्व द ओरिजिन, तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब ये लोग मतलब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट के बाद मूवी भी बनाने लगे। ममता बियॉन्ड 2021 इसके लेखक हैं, ये बुक है इसका, ये हैं जयंत घोषाल। देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता, तो ये हैं रामबाई, हरियाणा से हैं। इनकी भी 105 वर्ष एज है। नाम याद रखना है आपको। फीफा रैंकिंग 2022 में भारत की पुरुष टीम की रैंकिंग और महिला टीम की रैंकिंग, तो पुरुष टीम की रैंकिंग 104 और महिला टीम की रैंकिंग है 56। देखो कितनी ज़बरदस्त कंडीशन है। 104 रैंकिंग है पुरुष टीम में और महिला टीम में है 56। पहले नंबर में है पुरुष टीम में ब्राज़ील और पहले नंबर में है महिला टीम वो है यूएसए की। बस यही आप याद रखिए, ब्राज़ील की पुरुष टीम नंबर 1 है और यूएसए की महिला टीम नंबर 1 है। और जो इंडिया का पुरुष टीम है उसका 104वां स्थान है और जो विमेन टीम है उसका है 56। किन महिला क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो जो संन्यास होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिताली राज, रुमेली धर और वीआर वनिता, इनके नाम आपको याद रखने हैं। मिताली राज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोर्टन गेम्स जो 2022 जो फिनलैंड में आयोजित हुए उसमें नीरज चोपड़ा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। इनसे रिलेटेड मतलब नीरज चोपड़ा से रिलेटेड न्यूज आपको याद रखनी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन तो इस साल ये दोहा कतर में हो रहा है। 2026 में कहाँ पे होगा? तो ये संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। तो आगे की ईयर का भी पूछ लेता है, तो 2026 का याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप है ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 से फार्मूला 1 रेस है। इसके जो विजेता हैं वो हैं मैक्स वर्स्टैपेन। पूरे साल यही छाए रहे हैं। ज़्यादातर जो ग्रैंड प्रिक्स है ना उसमें आपको यदि आइडिया तुक्का मारना होती है इनके इनाम पे मारना। लो अगला आ गया फिर नीरज चोपड़ा जी ने पावो नूरमी गेम्स में कितने मीटर थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 89.3 मीटर थ्रो किया और इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था। भारत ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखनी है, बस ये याद रखना है कि 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसमें पहला नंबर पे चाइना रहा, दूसरे नंबर पे इंडिया। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप की बात हो रही है। केंद्र सरकार ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी NASP 2022 में कितने खेलों को शामिल किया है? तो ये 11 नए खेल शामिल किए गए नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी में। एयर स्पोर्ट की बात हो रही है। नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 के विनर आर प्रज्ञानंद लिखा भी रहता है कहीं कहीं, इनका नाम भी आप याद रखिए चेस में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कैप्टन, तो जो मिताली राज उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो अब नई कैप्टन बनी है हरमनप्रीत कौर। ISSF वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल टीम वुमेन कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी। शूटिंग वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो 10 मीटर में टीम इवेंट में वुमेन टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। उनमें 3 लोगों का नाम याद रखना है, श्रेया अग्रवाल, रमिता, इला वेनिल, वला रिमन। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट।
इसके आगे वीडियो आते रहेंगे। आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको उस पर भरोसा करना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख रहा हूँ और छूटने तो मैं दूंगा ही नहीं, मतलब कि डेटा छूटे भी ना, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। चलिए, आपको कहीं पे डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।